हरे करो। आपका स्वागत है मैथ्स एजुकेशन में। मेरा नाम है सुमन और ये इस चैनल की पहली वीडियो है जो कि वाकई में एजुकेशन के ऊपर है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज का बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बिल्डिंग उठाते हो तो उसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं उठ पाएगी। उसी तरह स्टडी में भी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको फ्यूचर की जो चीजें हैं, एडवांस चीजें जो है वो आपको समझ में कम आएंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है मनी। पहला पॉइंट है हमारा मनी। मनी को देख के आप सोच रहे होंगे कि मनी तो बहुत सिंपल सी टर्म है, सबको पता होती है। जी हाँ, बिल्कुल सबको पता होती है मनी। बस वही सिंपल सी चीज है, कैश, चेक या फिर कोई भी चीज जो आपकी ट्रांसफर में मदद कर दे, पैसे उधर देके कोई भी चीज लेने में, बस वही मनी होता है। बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक ये आ जाता है मनी का अकाउंटेंसी में, कि जो कि जाना जरूरी होता है। मनी जो है उसी पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। अगर मनी नहीं है तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या जो भी चीजें इन्वॉल्व है उनको हम मनी के रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसको अकाउंटिंग में लेंगे ही नहीं, उसको सीधा इग्नोर मानेंगे। पॉइंट है हमारा मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का सीधा सीधा मतलब ये होता है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कि मनी अगर नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि अगर बिल्डिंग है या फिर गुड्स है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि मनी नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अगर हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं, अगर उसको हम पैसे में तोल पा रहे हैं, तो भी हम उसको अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि अगर मॉनेटरी वैल्यू का सीधा सीधा मतलब बताया जाए, तो जब मैं किसी अपनी एसेट को बेचता हूँ तो उसको बेचने के बाद मेरे को जो भी अमाउंट मिलेगा वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपनी बुक पे, तो मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता कि ये इतनी ईटा है, इतनी सीमेंट है, इतनी रेत है। हमें उसे एक मॉनेटरी वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं उसको बेचने जाता हूँ बिल्डिंग को, तो वो 30 लाख में बिकेगी। तो वो जो 30 लाख है वो उसकी बिल्डिंग की मॉनेटरी वैल्यू हुई। तीसरा पॉइंट हमारा एसेट। एसेट एक बहुत सिंपल सी चीज होती है अकाउंटिंग में। कोई भी चीज जिसके लिए आप एडवांस में पे कर चुके हो और अभी उसका बेनिफिट आपको मिलना बाकी है, एक बेनिफिट मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, मिलता रहे, कंटिन्यूस मिलता रहे, किसी भी रूप का बेनिफिट हो, अगर सिंगल बार भी अगर मिलने वाला है, सिंगल टाइम भी अगर आपको मिलने वाला है बेनिफिट कभी फ्यूचर में, चाहे 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो भी आप उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है लायबिलिटी। जैसा कि आपने एसेट में समझा कि अगर आप पे कर चुके हो और अभी बेनिफिट मिलना बाकी है, बस उसी के ऑपोजिट की तरह देखा जाए तो लायबिलिटी है। आप पे अभी करना बाकी है लेकिन बेनिफिट्स जो है आप ले चुके हो। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मैं गुड्स परचेस करने जाता हूँ दुकान पे, वेंडर से बोलता हूँ कि मुझे गुड्स अभी चाहिए, अभी मेरे को नीड है, और मैं आपको पे 3 मंथ्स के बाद कर दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैं बेनिफिट्स ले चुका हूँ, उससे गुड्स ले चुका हूँ, मैं उनको यूज करूंगा, अभी यूज करना है, और पे मैं उसको 3 मंथ्स के बाद करूंगा। तो 3 मंथ्स के बाद जब मैं उसको पे करूंगा तब मेरी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए वो मेरी एक लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे उसका पेमेंट अभी करना बाकी है और बेनिफिट में ले चुका हूँ। सिंपल है। फिफ्थ पॉइंट है अपना कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी की तरह ही होता है नेचर में, लेकिन लायबिलिटी से हल्का सा अलग होता है। लायबिलिटी जो होती है आउटसाइडर से ली जाती है, कैपिटल जो होता है वो ओनर से लिया जाता है। जैसे कि ओनर अगर बिजनेस में 10,000 रुपए लगाएगा तो कैपिटल में होगा। अगर कोई आउटसाइडर अगर बिजनेस को 10,000 रुपए उधार दे देगा तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। अगर ओनर एक एसेट लेके आ रहा है बिजनेस में, एसेट बिजनेस को एक एसेट दे रहा है, तो वो कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई आउटसाइडर बिजनेस को कुछ गुड्स या फिर एसेट उधार पे दे रहे हैं तो वो अपनी लायबिलिटी हो जाएगी। रिटर्न कैपिटल को भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस उस पैसे को रख लेगा और कभी लौटाएगा नहीं, उसके लिए भी बिजनेस को पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट के रूप में ये अपने को शेयर्स देते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं ओनर्स को, लेकिन पे तो इसे भी करना पड़ता है। इस पॉइंट है रिवेन्यू। रिवेन्यू यहाँ पे याद रखने वाली एक चीज है कि यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा, मैं आपको बताऊंगा।
रेवेन्यू का मतलब होता है कि डेली ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन से की जाने वाली जो इनकम जनरेट होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू हर वो चीज है जो कि डेली ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन से की जाती है। मैं डेली ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन को इसलिए कह रहा हूँ दो तीन बार, क्योंकि ये कीवर्ड है, इसी से रेवेन्यू बनता है। अगर आप डेली ऑपरेशन या नॉर्मल ऑपरेशन से जनरेट नहीं कर रहे हो उस इनकम को, तो वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। पॉइंट है एक्सपेंसेस। अपन ने 6 पॉइंट में ही पढ़ा था रेवेन्यू क्या होती है। बस उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो भी खर्चे होते हैं, सिर्फ रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो खर्चे होते हैं वो सब हमारे अपने एक्सपेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए नहीं किए गए हैं, वो ऑटोमेटिक या फिर किसी और रीजन से हुए हैं, तो उनको हम कुछ और बोलेंगे, एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे। एक्सपेंसेस वही है जो कि रेवेन्यू को जनरेट करने में इनकम किए गए हों। 8 पॉइंट है लॉस। जैसा कि अपन ने एक्सपेंस में देखा कि वो नॉर्मल ऑपरेशंस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, जो भी खर्चा इनकर होता है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए नहीं किया गया है तो उसको हम लॉस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर मैं गुड्स को लेके आ रहा हूँ बॉम्बे से दिल्ली, तो दिल्ली को लाना, गुड्स को मेरे हर बार आते हैं, वो मेरा ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन है। उसको लाने के लिए जो भी मेरा फ्लाइट लगेगा वो मेरा एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रक का, या फिर कुछ सामान गिर जाता है या फिर डैमेज हो जाता है ऑन द वे, तो वो एक लॉस होगा। यही है दोनों का अंतर। एक पॉइंट है अपना गेन। जैसा कि एक्सपेंसेस और लॉसेस का फंडा था, वैसे ही रेवेन्यू और गेन का भी फंडा है। तो गेन मतलब वही होती है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन से अलग हो, रेवेन्यू से अलग हो, उसको हम गेन बोलेंगे। जैसे कि मान लो अगर बिजनेस की लॉटरी लग जाती है या कुछ ऐसा होता है कि जो कि वो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता और उससे उसको बेनिफिट मिलता है, तो उसको हम गेन बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, बेचने के बाद जो मेरे को पैसा मिलता है तो उस पैसे को मैं रेवेन्यू बोलूंगा। लेकिन गुड्स बेचने जाता हूँ उसके साथ मेरे को एक लॉटरी टिकट मिल जाती है, तो लॉटरी टिकट के मेरे भाग्य इतने अच्छे है नहीं, लेकिन अगर खुल जाती है तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो भी मेरी गेन होगी। 10th पॉइंट है विड्रॉल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था, तो कैपिटल क्या होती है कि ओनर जब फंड बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल बन जाती है। उसी तरीके से जब बिजनेस से ओनर जब पैसा निकालता है, लेता है, उसको हम विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल मतलब बैंक से विड्रॉल नहीं होता, ये बिजनेस का जो पैसा है, जो बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस के पास जो कैश या फिर बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको जब ओनर ले लेता है तो उसको विड्रॉल कहते हैं। तब से बिजनेस की बात हो रही थी तो अब से बिजनेस आ ही गया है पॉइंट। तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस। तो बिजनेस जब अपन ओनर की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई बिजनेस चालू करता हूँ, मानो कि मैंने एक दुकान डाली है, तो यहाँ पे मैं अलग हूँ और दुकान अलग है, दो सेपरेट एंटिटीज हैं। तो बिजनेस जो है वो दुकान है, मैं बिजनेस मैन हूँ, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन मैं बिजनेस नहीं हूँ। अगर मैं इससे पैसा लेता हूँ तो वो जैसा हमने देखा विड्रॉल होता है, अगर मैं इसमें पैसा डालता हूँ तो वो कैपिटल होती है। तो बिजनेस टोटली अलग होता है। तो बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है जो कि किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है या फिर एंगेज रहती है, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एंटरप्रेन्योर। तो जैसा कि मैंने इसको समझाने की वैसे जरूरत बची नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले ही पॉइंट में एंटरप्रेन्योर के बारे में बता दिया था। बिजनेस अलग होता है, एंटरप्रेन्योर अलग होता है। जो बिजनेस को रन करता है, जो बिजनेस को हैंडल करता है पूरी तरीके से, जिसका बिजनेस होता है लेकिन वो बिजनेस नहीं होता, ये मत समझना, वो बिजनेस को संभालता है, वो व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहता है। जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व करता है और रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, जो कि बिजनेस को सेटअप करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये बहुत एक सिंपल सी चीज नहीं होती है, इसको मैं सिंपल नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब कोई भी अकाउंटिंग पहली बार पढ़ता है तो उसको ये बहुत एलियन सी चीज लगती है। डेबिट एक डेफिनेशन के थ्रू अगर समझने की कोशिश करे जाए तो एक ट्रांजैक्शन की एक एंट्री होती है जो कि इधर एसेट की इंक्रीज में रिजल्ट करेगी या लायबिलिटी के डिक्रीज में रिजल्ट करेगी। बस इतनी सी है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन से बहुत इजीली समझ आ रहा है, ये कोई अलग चीज नहीं है जिसको समझाया जा सके, बस एक चीज है
जो कि एसेट के इंक्रीज में मतलब एक एंट्री है, सिंपल सी। बस दो पहलू होते हैं सिक्के के, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्रेडिट अगले टॉपिक है क्रेडिट। बोला जाए तो डेबिट का एग्जैक्ट ऑपोजिट, इतना सिंपल नहीं है। क्रेडिट एक बहुत बॉर्डर टर्म है जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत जगह अलग अलग तरीके से यूज करा जा सकता है। जैसे कि बोला जाए तो मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा क्रेडिट, या फिर एक क्रेडिट कार्ड भी बोल लो, कोई अमाउंट या फिर किसी से उधार लेना, या फिर कुछ भी बोला जा सकता है। क्रेडिट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत बॉर्डर टर्म है। लेकिन अभी सिंपल रखेंगे चीजों को, बेसिक टर्म्स है तो बेसिक इसका अभी यही मीनिंग निकालेंगे हम, डेबिट का ऑपोजिट। तो डेबिट के ऑपोजिट में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो यही निकलेगी कि ट्रांजैक्शन की एक एंट्री है जो कि इधर एसेट के डिक्रीज में रिजल्ट करेगी या फिर एक लायबिलिटी के इंक्रीज में रिजल्ट करेगी। सिंपल, अभी के लिए बस इतना ही। मतलब क्रेडिट का एक खाता बोला जाए तो हिंदी में खाता बोलते हैं। तो जैसे कि बैंक में अकाउंट्स होते हैं, आपका एक खुद का अकाउंट होगा, उसमें आप जो भी पैसा आता है या जाता है आपके खाते में वो सब की एंट्रीज होती हैं। वैसे ही हर एक चीज का खाता होता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग ले रहे हो तो बिल्डिंग का भी एक खाता बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। आप एक कार ले रहे हो तो उसका भी एक खाता बन जाएगा। अगर आप एक मशीनरी ले रहे हो तो उसका भी एक खाता बन जाएगा। आप गुड्स का भी एक खाता बनाओगे और कैश का भी एक खाता बनाओगे, तो खाते में जो भी आएगा जाएगा, अगर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, या फिर मशीनरी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो ये सब के आने जाने का जो भी रिकॉर्ड रहेगा, उसको रिकॉर्ड को रखने को हम एक खाता बनाना बोलेंगे। तो उसको हम एक अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी। जनरली अकाउंटेंसी को अकाउंटिंग के साथ पढ़ा जाता है। अकाउंटिंग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो उस पर अपन बाद में आएंगे। पहले अकाउंटेंसी को देखते हैं। अकाउंटिंग बोले जाए तो नहीं, अकाउंटेंसी बोला जाए तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है प्रैक्टिस। अकाउंटिंग के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी अकाउंटिंग जैसे भी की जाती है, उसकी प्रैक्टिस को हम अकाउंटेंसी बोलेंगे। अकाउंटिंग में बोला जाता है कि अकाउंटिंग मतलब प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस होती है अकाउंटिंग करने की, जर्नल से बनाना, लेजर बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जो बाकी चीजें आएंगी अभी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको आइडिया ना हो। जो भी चीजें होती है, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी मतलब जर्नल बनाना, ट्रांजैक्शन लेना, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी वैल्यू निकालना, जो भी होता है उसको प्रोसेस होती है। प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इसी से आप शायद अकाउंटेंसी को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। प्रोसेस को जो भी व्यक्ति करता है, जो भी करा जाता है, तो उसको अकाउंटेंसी बोला जाता है। उसकी प्रैक्टिस को अकाउंटेंसी बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। बस इतना ही अंतर है, एक अकाउंटेंसी है वो है प्रैक्टिस, और एक अकाउंटिंग है जो कि है प्रोसेस। प्रोसेस, प्रैक्टिस, बस। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स पेबल। तो जैसा कि आप अकाउंट्स के बारे में जान चुके हैं, अकाउंट्स मतलब तो खाते होते हैं, और पेबल एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब है कि देना है, देने वाले। तो अकाउंट्स पेबल का सीधा सीधा मतलब वो खाते जिनमें हमको पैसे किसी और को देने हैं। हमारा बिजनेस जो है किसी और को पैसे वो करता है। हमने कभी उनसे उधार लिया होगा या फिर उन्होंने हमको कभी गुड्स उधार में दिए होंगे, तो उसको हम अकाउंट्स पेबल बोलेंगे। टॉपिक है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जैसा कि अकाउंट्स पेबल होता है वैसा ही अकाउंट रिसीवेबल होता है, बस उसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट वाले फंडे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। अकाउंट रिसीवेबल मतलब सामने वाले से पैसे भी लेने हैं, उन खातों को हम अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे। जैसे कि हमने अगर किसी को पैसे उधार दिए थे या फिर गुड्स उधारी में दिए थे, बेचे थे, लेकिन अभी उन्होंने पैसे दिए नहीं है, तो उनको हम अकाउंट रिसीवेबल बोल देंगे। तो अकाउंट पेबल का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल। ये रिसीवेबल और पेबल वाला फंडा जो है वो बहुत अच्छा फंडा है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये रिसीवर और गिवर वाला फंडा है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि तब हम रूल्स की बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बहुत बुरी चीज होती है। कभी कोई इंसॉल्वेंट घोषित नहीं होना चाहिए, हो जाते हैं, लेकिन 90% से ऊपर के जो बिजनेस रहते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो नहीं चल पाते, उनको बिजनेस क्लोज करना पड़ता है।
क्योंकि असल में होता ये है कि इस सॉल्वेंसी की टर्म्स ये रहती हैं कि जब आपकी लायबिलिटीज जो रहती है, लायबिलिटीज का फिगर वो जो आपने आउटसाइडर से बोरो किया था, वो फिगर आपका एसेट से ज्यादा हो जाए। मतलब अगर आपके आउटसाइडर आए कि भैया हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, आपने जो भी पैसा हमसे लिया था हमें लौटा दो, तो हम उनको लौटा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी एसेट्स मौजूद नहीं रहेगी। फिर चाहे हम कैश पूरा दे दें, बैंक से भी निकाल के दे दें, कार बेच दें, मशीनरी बेच दें, बिल्डिंग बेच दें, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट होना। जेब में अब पैसा ही नहीं बचा, तो वैसा ही जैसे कि हमारा एक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, बोले तो हिंदी में बोला जाए तो दिवालिया घोषित होना। जैसा कि एक पर्सन दिवालिया घोषित हो जाता है, उसी तरह से बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है। जब वो सेपरेट एंटिटी दिवालिया घोषित हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। मतलब उसके पास कोई भी अब एसेट नहीं बची है जो कि उनकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। तो लायबिलिटीज वाले जब आएंगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो, तो हम उनसे बोलेंगे भैया माफ करें। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो समाप्त करके। आपका सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार देते रहना। बाकी ये बेसिक टर्म्स थे कुछ 20 इन बेसिक टर्म्स में। सीधी सी बात है, ये टोटल कंप्लीट बेसिक टर्म्स तो नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिक टर्म्स है ये अभी के लिए नेसेसरी है, अभी के लिए जरूरी है और अभी के लिए इनफ भी है। क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके लिए ये प्रिपरेशन है, उसके लिए ये बेसिक टर्म्स समझाए गए हैं। अगर आप ये बेसिक टर्म्स नहीं आते हैं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे को ये बनानी पड़ी। तो बस स्टे ट्यून रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी वो रहेगी मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, जैसे कि मतलब वही बचपन में पढ़ा था आपने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बस वो जो रूल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर एक मॉडर्न अप्रोच भी है, वो हमने बचपन में पढ़ा था। वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अभी मॉडर्न आ चुका है। तो मॉडर्न के ऊपर जो पढ़ाई होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। जिन जिन को भी मॉडर्न अप्रोच समझना है वो बहुत इजी रहता है मॉडर्न अप्रोच। असल में मॉडर्न अप्रोच को समझने के बाद मतलब अकाउंटिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है। बस अभी के लिए इतना ही। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। और हाँ, मेरे जो बेसिक टर्म्स हैं वो हर वीडियो में अपडेट होते रहेंगे। अभी के लिए 20 हैं जो मॉडर्न अप्रोच के लिए जरूरी है। बाकी मॉडर्न अप्रोच में भी शायद मेरे को कुछ बेसिक टर्म्स समझाने पड़े। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स मेरे को पहले लाने पड़ेंगे, शायद वीडियो में उसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये मत सोचना कि ये जो बेसिक टर्म्स है बस इतने ही बेसिक टर्म्स है, आगे और भी आएंगे। ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं जो आपको अकाउंटिंग समझने की शुरुआत करने के लिए इनफ है। थैंक यू।